हेलो गाइस, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंग्रेचुलेशन देना चाहूँगा सभी को, जैसा कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ गया है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने और हम सभी ने बहुत अच्छा उसमें परफॉर्म किया होगा। और आई होप सब पास भी हो गए होंगे। बट जो लोग जो स्टूडेंट बच्चे ऐसे हैं जो असमर्थ थे क्लियर करने में, उनका एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाया है, वो परेशान ना हो। उन्हें लोड लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो अभी जो उनका अपकमिंग सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर, उसमें जो भी उनके कैरिकुलम है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, वो उसमें फ़ोकस करें। पीछे पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके टेंटेटिव एग्ज़ाम की डेट्स आएंगी कि आपका कब री एग्ज़ाम होना है, उसके पहले आप कुछ प्रिपरेशन कर लीजिएगा। बाकी वो सब्जेक्ट नया नहीं है आपके लिए, ऑलरेडी आप उसको पढ़ चुके हो। कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इश्यूज़ रह गए होंगे, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कहीं लैक होगा, जिसकी वजह से ये आउटकम आया है। बट वो कवर हो जाएगा, मुश्किल नहीं है कुछ भी। ठीक है। और जहाँ तक मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों को सी प्रैक्टिकल में ही इशू आया है। प्रैक्टिकल सेक्शन उनका क्लियर नहीं हो पाया है। और उसमें भी असाइनमेंट सेक्शन जो था, क्योंकि बहुत सारे लोग का ये मेरे पास मैसेज आया कि उनको यही नहीं पता था कि सी प्रैक्टिकल सबमिट कहाँ से करना है, असाइनमेंट आया कहाँ पे है। सो ये काफ़ी डिसअपॉइंट करता है मुझे, क्योंकि कंटिन्यू हम लोग लगातार एफ़र्ट कर रहे हैं, वीडियोस बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज डालते हैं, अपडेट देते रहते हैं। उसके बाद भी अगर वो छूट गए हैं या उनका कहना है कि वो देर से हमारे साथ जुड़े हैं, तो कोई इशू नहीं है। अभी भी समय बहुत ज़्यादा नहीं निकला है। अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर ही था, अभी आपके पास पूरे 5 सेमेस्टर और बचे हुए हैं। आप एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, और मुझे उम्मीद है कि आप एक अच्छे और बेहतरीन प्रोग्रामर बन पाओगे। ज़रूर बनोगे आप। बट उसके लिए थोड़ा से हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। आप अपने लाइफ का जो प्रीसियस समय है, उसको ऐसे गंवाओ नहीं। 2 साल लग के दे लो। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपने आप को 20 साल आगे पाओगे औरों के मुकाबले। ठीक है। तो आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज का जो हमारा ये पहला सेशन रहेगा सेकंड सेमेस्टर का। आ, बहुत लंबा समय हो गया है, काफ़ी समय से कोई भी नया वीडियो नहीं आया। उसके लिए मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा रियली सॉरी बोलता हूँ। थोड़ा डिले हो गया है क्योंकि मैं भी कुछ इश्यूज़ में परेशान था। मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। बट अब मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो कंटिन्यू रहे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जैसे ये पहला सेशन होने वाला है सेकंड सेमेस्टर का, तो ये इंट्रोडक्टिव सेशन रहेगा, जिसमें कुछ बुलेटिन पॉइंट लिए हैं कि इसमें हम किस किस चीज़ को डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हम कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, कुछ समझेंगे नहीं। सिर्फ एक ओवरव्यू, एक रोड मैप तैयार करेंगे कि हमें कैसे इसे कंप्लीट करना है, कैसे चलना है। फर्स्ट सेमेस्टर से क्या डिफरेंस है सेकंड सेमेस्टर में, क्या स्ट्रैटेजीज़ हमें चेंज करनी है। ओके। सो जो हमारे बुलेटिन पॉइंट हैं, कोर्स कंटेंट क्या होने वाला है, आई होप आप सबको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि वीडियो हमारा लेट से आ रहा है। फिर भी आज हमारा पहला सेशन है, तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। उसके बाद रफली कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स के बारे में समझेंगे, जिससे कि आने वाला जो अपकमिंग हमारा सेशन रहे, उसमें आपको समझने में थोड़ा से सहूलियत रहे, आसानी हो सके। थोड़ा सा अपने पुराना जो हमारा नॉलेज है उसको हम ब्रश अप करेंगे। ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे कोर्स कंटेंट में क्या क्या कोर्सेज होने वाले हैं या क्या क्या कोर्सेज हैं हमारे। डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। ओके। डाटा स्ट्रक्चर algorithm विथ सी प्लस प्लस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस, रोड मैप और असाइनमेंट। बेसिकली ये जो वीडियो आ रहा है, ये ओरिएंटेड रहेगा असाइनमेंट पे। ठीक है। सो शुरुआत हो चुकी है हमारे सेशन की। ओरिएंटेड रहेगा असाइनमेंट पे।
तो यहाँ पे भी एक शब्द हमको ये दिख रहा है, एक वर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसको हम इन शॉर्ट में ऊप्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने कोर्स स्टाइल पे। ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है, तो हम फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं सबसे पहले, और चीज़ों को कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रोग्रामिंग में सिर्फ प्रैक्टिकल है, इसको छोड़ देते हैं, अंडरस्टैंडिंग कैसी है। प्रोग्रामिंग इन सी में आते हैं, जो हमारा मेनली फोकस जिस पे रहता है कि हम बीसीए के स्टूडेंट हैं, तो हमारा प्रोग्रामिंग सेक्शन जो है वो स्ट्रांग रहे, एज वेल एज जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वो भी स्ट्रांग रहना चाहिए। ठीक है, सो अगर कुछ यूनिट्स यहाँ पे हम छोड़ दें, पहली यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट जो है, यहाँ से हमारा मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। कंट्रोल स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं, इफ एल्स, वाइल, फॉर लूप। फंक्शन है, फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, 4 टाइप्स के फंक्शन होते हैं। स्टोरेज क्लास है, स्टैटिक है, ऑटोमेटिक है। एरेज एंड स्ट्रिंग है, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आता है, स्ट्रक्चर एंड यूनियन का कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद ये प्रोसेसर है, प्री प्रोसेसर, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, कैलोक, मैलोक, फाइल मैनेजमेंट, किसी फाइल को कैसे ओपन करते हैं, कैसे उसमें डेटा को इंसर्ट करना है, उसको अपडेट करना है, डिलीट करना है, फिर उस फाइल के डेटा के कंटेंट को हमें आउटपुट स्क्रीन पे शो करना है, पॉपअप करना है, ठीक है, डिस्प्ले करना है। तो इसका भी एक अच्छा खासा प्रोग्राम हमने किया था लास्ट टाइम में, शायद 11th एक्सरसाइज में था क्या, मे बी, एडवांस डाटा रिप्रेजेंटेशन, एंड ये हमारी लाइव क्लासेस। ठीक, थोड़ा सा हम बैक आते हैं यहाँ पे, और अब हम चलते हैं अपने सेकंड सेमेस्टर पे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस। इसमें जो हमारा कोर्स कंटेंट आ रहा है, कंट्रोल स्टेटमेंट है, फंक्शन है, क्लासेस हैं, क्लासेस एंड एब्स्ट्रैक्शन है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, फाइल्स एंड स्ट्रीम है, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट है, फाइल्स है, क्लासेस टेम्पलेट है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी टेम्पलेट्स है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है। सो बेसिकली हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस कंट्रोल स्टेटमेंट में, इस फंक्शन में, इस एरे में, इस स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, सो बेसिकली इससे डरना नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। इसलिए शुरुआत में ही पहले ये बोला था, जैसे ही हमारे लाइव क्लासेस स्टार्ट हुए थे उसके पहले ही ग्रुप में ये अपडेट आया था कि पुराने जो कॉन्सेप्ट हैं, जिसको अगर कोई भी इशू है तो सी प्रोग्रामिंग में उसको ब्रशअप कर ले, फिर से एक बार पढ़ ले, ताकि जो उसका कोई भी इशू है या कोई भी लैकनेस अंडरस्टैंडिंग में वो कवर अप हो जाए। क्यों? क्योंकि पुराने ही कॉन्सेप्ट अभी हमको यहाँ सेकंड सेमेस्टर में यूज़ करना है। अब बेसिकली हम इफ़ एल्स या वाइल या फंक्शन का जो यूज़ है वो नॉर्मल प्रोग्राम के लिए नहीं करेंगे, इनका यूज़ करते हुए कुछ एडवांस लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है सी प्लस प्लस, इसमें जो कुछ नए कोर्स कंटेंट हैं उस पर हमें मेनली ज़्यादा फोकस करना है। जैसे क्लासेस है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम पढ़ चुके हैं, कुछ हमने इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो कुछ ऐसे कंटेंट हैं जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, जो हमारे लिए न्यू हैं अभी। ठीक, उसके बाद हमारे पास एक सब्जेक्ट आता है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। ये हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। इसकी नीड क्या है, ये बहुत अच्छे तरीके से हम सबको पता होगा कि हमारे पास अगर कम्युनिकेशन का टैलेंट नहीं है, हम अच्छे से अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा नहीं सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो हम अपने आप को किसी अलग ही दुनिया में पाएंगे, हम कोई बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी को खो सकते हैं। ठीक है, तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है।
फ़िलहाल लाइव क्लासेस लेते वक्त भी मैंने ये इशू देखा है कि बहुत सारे बच्चों को लैंग्वेज का इशू आ रहा है, वो इंग्लिश को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वो वर्क करें अपने इंग्लिश पे। एटलीस्ट इतना तो हो जाना चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि बिना उसके बॉस चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होने जाएंगी। ठीक है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो सिचुएशन पे, आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। ठीक है। उसके बाद डिजिटल लॉजिक एक सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि जेन्युइनली बताऊं मैं लिटरली तो अभी मैंने उसको स्टार्ट भी नहीं किया डिजिटल लॉजिक को। बेसिकली अभी कुछ काम भर की क्लासेस हो गई हैं, इस वजह से भी मैं वेट कर रहा था कि खुद कुछ पढ़ लूँ, सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू को समझ लूँ, उसके बाद तो मैं कुछ बताऊँ या एलोबरेट करूँ यहाँ पे। ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूजिंग C++, ये प्रैक्टिकल सेक्शन है। इसमें सेम एज इट इज़ जैसे पहले सेमेस्टर में था हमारे पास, यहाँ पे हमें 11 एक्सरसाइज होंगी, टोटल 11 एक्सरसाइजेज हैं। ये हमारा वर्चुअल प्रोग्रामिंग लैब है। ठीक है। अब ये तो कंफर्म नहीं बोला जा सकता श्योर शॉट कि इसी 11 एक्सरसाइज में से अब की बार भी हमें कोई प्रोग्राम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बट हाँ ये जो 11 एक्सरसाइज हैं ये आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अभी हम प्रैक्टिकल सेक्शन पे इतना फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर थ्योरी सेक्शन आपका एल्गोरिथम श्योर नहीं है, आप वो ठीक से नहीं जान रहे, उसमें आपको कुछ डाउट है, तो बिलीव करो आप प्रैक्टिकल सेक्शन नहीं कर पाओगे। और इनकेस कर लिया तो सेम प्रोग्राम ही कर पाओगे, सिर्फ रटा रटाया। तो अभी इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है। बाकी ये हमारी एक वर्चुअल लैब है, जिसमें हमें असाइनमेंट जो है, कुछ असाइनमेंट अभी तो नहीं आया है फ़िलहाल, कुछ लर्निंग एक्सरसाइजेज मिली हैं। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, अगर आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमको दिया जाता था वैसा। ठीक है। तो अभी हम बैक चलते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, इसमें हम अच्छे खासे से ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। ये भी हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें ज़्यादा गाइडेंस की कुछ ज़रूरत नहीं है। जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर, इट मीन्स, डाटा मीन्स कुछ इंफॉर्मेशन। डाटा कुछ भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ पिक्चर हो सकता है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स हो सकता है, कलेक्शन ऑफ नंबर हो सकता है। ठीक है। डाटा इंफॉर्मेशन कब बनता है, एक रॉ डेटा को जब मीनिंगफुल वे में उसको अरेंज किया जाता है, उसको एक साथ लगाया जाता है, तो वही डाटा आपकी इंफॉर्मेशन बन जाती है। और आने वाले समय में आप चाहे अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम करो या किसी कंपनी पे काम करो, तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आपको डाटा ही हैंडल करना है। ठीक है। इतने सारे यूज़र रहते हैं, मिलियंस बिलियंस में यूज़र हैं, उनका जो डाटा है उसको आप कैसे हैंडल करोगे, नए सिस्टम में स्टोर करना है, अपडेट करना है। बेसिकली ये लैंग्वेज इसीलिए सीख रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास ये GUI का ऑप्शन नहीं रहता कि हमने सिर्फ बटन को प्रेस किया, डबल क्लिक किया और ये हमारा माई पीसी खुल गया। सब कुछ कमांड लाइन पे होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होते हैं, तो आपको ये लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, इस पे आते हैं हम। इस पे हमारे पास कुछ कोर्स कंटेंट हैं, जैसे डाटा स्ट्रक्चर का बेसिस है, लिंक लिस्ट है, स्टैक एंड क्यू है, ट्रीज एंड बाइनरी है, ग्राफ्स है, डायरेक्टेड ग्राफ है, एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ्स है। तो बहुत सारी इसमें नई नई चीज़ें हैं। ठीक है। बहुत नई नई चीज़ें हैं, इस पे हमें मेन फोकस करना है और चीज़ों को समझना है कि हमें इसे टैकल कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है। ठीक। तो बेसिकली जो कोर्स कंटेंट हमारा हो गया, डिफरेंस बिटवीन C एंड C++। ठीक है। तो जो सी लैंग्वेज है वो हमारी स्ट्रक्चरल लैंग्वेज होती है, स्ट्रक्चर बेसिस पे होती है। और जो C++ है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है।
अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या चीज़ है? तो बेसिकली अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम ओप्स भी कहते हैं, एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जो किसी भी डिज़ाइन को डाटा और ऑब्जेक्ट के अराउंड रह कर के काम करता है, ओरिएंटेड होता है। ठीक है। सो इसको भी हम बेसिकली और सिंपल लैंग्वेज में समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, बट हाँ, एग्ज़ाम टाइम में हम ये सिंपल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर तभी मिलेगा जब हम जो एक लैंग्वेज होती है, एक वेल डिफाइंड लैंग्वेज कंप्यूटर फॉर्म में, उसे जब तक नहीं लिखेंगे। प्रोफेशनली जो लैंग्वेज होती है, अभी सपोज़ करो ये एक ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक गोट है हमारे पास, बहुत गंदी सी है फिर भी, हालांकि गोट ही है, ठीक। और ये पूरे ग्राउंड में घास उगी हुई है। अभी हमको जो काम मिला वो ये मिला कि इस गोट का, इस बकरी का पेट भरना है। सो हम आए, इसको ग्राउंड में छोड़ दिए। अब ये बकरी फ्री है, इसको एक स्ट्रक्चर मिला हुआ है ये ग्राउंड का, ये कहीं भी जाके इस घास को ग्रेस करेगी, चरेगी और अपना पेट भर लेगी। ठीक है, ये हो गई आपकी सी लैंग्वेज, कि आप कैसे करके, एनी हाउ करके आपका प्रोग्राम रन हो रहा था, आप उसमें क्या लॉजिक लगा रहे थे, आप फॉर लूप लगा दे रहे थे, कि आप इफ स्टेटमेंट लगा रहे थे, कि आप वाइल लूप से काम चला ले रहे थे, इट डजेंट मैटर, डिज़ायर्ड आउटपुट मिलना चाहिए, प्रोग्राम रन होना चाहिए। ठीक। बट अभी सी प्लस प्लस में क्या है, सेम कॉन्सेप्ट है। ये आपका ग्राउंड है और ये आपकी वही पुरानी वाली गोट है, ठीक है। बट अभी क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक पोल ला के खड़ा कर देते हैं और इस पोल से इस गोट को हमने बांध दिया। अब ये गोट क्या करेगी, ये सब जगह जा कर के घास को नहीं चर सकती, ये इस पोल के ओरिएंटेड रहेगी, इसके चारों तरफ जितनी इसको इसकी रस्सी पहुँचेगी जिससे बंधी है, वहीं तक की ये ग्रास को चर सकती है। इट मीन्स ये ओरिएंटेड हो गई, इसके इर्द गिर्द रह कर ही इसको घास चरनी है। ठीक है। तो सी प्लस प्लस में हमारा पोल क्या चीज़ है, किस किस चीज़ के ओरिएंटेड रह के हमें कोई भी प्रोग्राम करना है, किस किस चीज़ को अपने दिमाग में रख के काम करना है, जिसके बाहर नहीं जाना। क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, कुछ बेसिकली जो आपके ऑब्जेक्ट हैं ये फील्ड होती हैं, एट्रीब्यूट होती हैं, जिनके इर्द गिर्द आपको काम करना है। जैसे कि इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये सिर्फ छोटे छोटे नाम हैं जिनको यहाँ पे सिर्फ बता रहे हैं, सिर्फ एक ओवरव्यू समझाने के लिए। अभी हम आज यहाँ पे कोई क्लासेस वगैरह नहीं कर रहे हैं, जब जैसे जैसे अपकमिंग क्लासेस आएगी इसको हम समझते चलेंगे। ठीक है। तो अभी कुछ ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा कि सी और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है, कि हमें कुछ एंटिटी है, कुछ फील्ड है, जिसके ओरिएंटेड इर्द गिर्द उसके दायरे में ही हमें काम करना है, अपने प्रोग्राम को लिखना है, उसको एग्जीक्यूट कराना, उसके बाहर हम नहीं जा सकते। और वो फील्ड और एंटिटी क्या है, इनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है, एंड एक्सेट्रा। इसको हम यहाँ से रब कर लेते हैं और एक चीज़, एक टॉपिक पे और बात करते हैं कि ये एल्गोरिथम और प्रैक्टिकल क्या है। क्योंकि बेसिकली जो हमें पता चला है, जो हमें बताया गया है पढ़ाते समय, वो ये बताया गया है कि आपके जो ये दो सब्जेक्ट्स हैं,
डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो पार्ट से मिलके बना है। एक थ्योरी पार्ट है, एक प्रैक्टिकल पार्ट है। थ्योरी पार्ट में आपको प्रैक्टिकल के कोई भी कोड नहीं लिखने हैं, वरना आपको कोई भी मार्क्स अवॉर्ड नहीं होगा। आपको एल्गोरिथम लिखना है, और प्रैक्टिकल पार्ट में आपको एल्गोरिथम नहीं लिखना, आपको कोड लिखना है। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे लिंक लिस्ट था, मुझे नहीं पता कि अभी आप लोगों ने कितनी क्लासेस किए हैं या नहीं किए हैं, बट अगर किया है तो शायद समझ में आएगा मैं क्या डिलीवर करना चाहता हूँ। इन केस नहीं किया है तो आप लोग एक बार क्लासेस ज़रूर कर लो। ठीक है, अभी लिंक लिस्ट में एक कॉन्सेप्ट आता है, ये हमारे पास एक ये लिंक लिस्ट है, ये ऐसे नोड होते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं ये हम 3 नोड हैं। ठीक, ये डेटा पार्ट है, ये नेक्स्ट पार्ट होता है, ये डेटा पार्ट होता है, ये नेक्स्ट पार्ट होता है, ये डेटा पार्ट है, और ये बेसिकली आपका नेक्स्ट पार्ट है या फिर नल है, क्योंकि इसके आगे कोई भी नोड है नहीं हमारी। ठीक, और ये आपस में लिंक है। लिंक लिस्ट इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, लिंक। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है डिलीशन का, कि हमारे पास कुछ नोड्स दिए हुए हैं, उस नोड में से हमें एक नोड डिलीट करना है। वो आइदर फर्स्ट नोड हो सकता है, सेकंड नोड हो सकता है, या हमारा लास्ट नोड हो सकता है, सॉरी सेकंड नहीं, लास्ट नोड हो सकता है, या मिडिल वाला नोड हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको कैसे डिलीट करेंगे, जो अपने लिटरली सूडो कोड में, अपनी इंग्लिश भाषा में शॉर्टकट में जो हम स्टेप वाइज लिखते हैं कि फ़र्स्ट हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमें एक फ़र्स्ट नोड क्रिएट करनी है, उसके बाद उसे मेमोरी एलोकेट कराना है, फिर उस नोड में कुछ डेटा को इंसर्ट करना है, फिर नेक्स्ट नोड लेना है, उसमें डेटा को इंसर्ट करना है। उसके बाद जिस नोड को हमें डिलीट करना है, उस नोड को हम एक की वेरिएबल लेते हैं, उसमें उसके जो एड्रेस है उसको होल्ड कर लेंगे, उसके बाद उसे हम डिलीट कर देंगे। ठीक, ये हो गया आपका एल्गोरिथम पार्ट। बेसिकली कितना इजी था, हमने एक फर्स्ट स्टेप में एक नोड को क्रिएट किया, सेकेंड स्टेप में हमने उसको मेमोरी एलोकेट की, थर्ड स्टेप में हमने पहले नोड में अपने डेटा को एंटर किया, फोर्थ स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट नोड पे जा रहे हैं, और फिफ्थ स्टेप में हम एक की नाम का वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें हम की को स्टोर कर रहे हैं। बेसिकली की क्या है, आपका डेटा ही है कि आपको किस डेटा को डिलीट करना है, 20 है या 30 है, बेसिकली किसको डिलीट करना है। ठीक है, उसके बाद इस की को हम डिलीट कर देते हैं। ये सिंपल है, आपने इंग्लिश में लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब इसको आप अपने कोड में इम्प्लीमेंट करोगे तो ये काम आपका डायरेक्टली नहीं होगा। आप इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते। डायरेक्टली करने में प्रॉब्लम क्या इनकाउंटर होगी उसको समझते हैं। सो सपोज करते हैं ये हमारे पास एक है ट्रेन। ठीक, ये है ट्रेन का इंजन। ठीक, 2D ट्रेन है, बेसिकली मैं यहाँ 3D ट्रेन नहीं बना रहा हूँ, और शायद बनाने में बहुत टाइम भी लग जाए। ठीक है, ये इंजन है, ये हमने इसमें नंबरिंग दे दी। बेसिकली नंबरिंग क्या है, ये आपके कोचेज़ हैं जिसको हम बोगी भी बोलते हैं। ठीक है, बस इंजन को छोड़ करके इसमें 10 कोचेज़ हैं। ठीक है, और बेसिकली अगर इसको हम ट्रेन के साथ साथ एक ओवरव्यू अपने माइंड में ये भी बना के चलें कि ये हमारे पास 10 नोड्स हैं। ठीक है, और ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं वो आपस में लिंक होते हैं। ठीक है, तो लिंक से हमारी आ गई लिंक लिस्ट। ठीक है, अभी अगर हम कहते हैं कि हमें 5 नंबर का जो कोच है, डिब्बा है, इसको हमें डिलीट करना है। सो कैसे करेंगे, सीधे इरेज़र लाते हैं। हाँ, इरेज़र लाते हैं, क्रेन लेके आते हैं, इसको यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। ठीक, देखिए जैसा जैसा बोल रहा हूँ उसको खाली आप
कॉन्सेप्ट बनाते चलो, देखो चीज़ें कितनी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये हमने 5 नंबर के डिब्बे को उड़ा दिया, डिलीट कर दिया। अब ये बताओ, अगर ये इंजन आगे की तरफ जा रहा है, क्या ये छठा नंबर का डिब्बा जाएगा इंजन के साथ आगे? ये 4 के साथ जाएगा? जाएगा क्या? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इस 6 और 4 का जो कनेक्शन है, जो 5 के थ्रू जुड़ा हुआ था, वो तो टूट गया। ये जो 5 नंबर का डिब्बा था, जब हमने इसको हटाया, डिलीट किया, तो बेसिकली यहाँ पे एक गैप आ गया। अब 6 नंबर का जो हमारा कोच है वो 4 नंबर से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इंजन जो है 4 नंबर तक के कोच को लेके आगे चला गया, और पीछे के जितने भी हमारे नोड थे वो खो गए, डिलीट हो गए, ऑटोमेटिक डिलीट हो गए। उनको अब हम ट्रैक नहीं कर सकते, ठीक है? उनको हम अब ट्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी फिर से इस 5 नंबर को हम यहाँ पे एज इट इज़ ला के रख देते हैं जैसे हमारे पास था, क्योंकि हमारे पास जो एक तरीका था नोड को डिलीट करने का, इंजन के कोच को हटाने का, वो हमने करके देखा तो हमें एक प्रॉब्लम इनकाउंटर हुई कि पीछे के जितने भी डिब्बे थे वो सारे डिस्कनेक्टेड हो गए। तो ये मामला, ये जो टेक्निक थी हमारी, काम नहीं की, तो हमने एज इट इज़ अपने 5 नंबर को फिर ला के यहाँ पर रख दिया, 5वें नंबर का जो हमारा कोच था, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए हम 2 डिब्बों को साथ में लेके चलते हैं, 6 5 4, ठीक है। बाकी इधर के जो 3 2 1 और इंजन है, 7 8 9 10, इसको हम भूल जाते हैं, और इसको हम करते हैं थोड़ा सा जूम आउट, ठीक है। ये हमारा है 6 नंबर का कोच, ये है हमारा 5 नंबर का कोच, और ये है हमारा 4 नंबर का कोच, ठीक। ओहो, वेट। हो गया। हाँ, कहाँ थे हम लोग? हाँ, बेसिकली हम ये बना रहे थे। ये हो गया 5 नंबर का कोच हमारा, और ये 4 नंबर का, ठीक है। अब ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं? ऐसे ही तो कनेक्टेड रहते हैं, ऐसे कनेक्टेड है। ये सर्कल सर्कल क्या है? ये बेसिकली 2 लॉक हैं या रिपीट है, मतलब कि एक डिब्बा जो है, एक कोच हमारा, ये 2 जॉइंट से जुड़ा हुआ है। इन केस अगर हम एक जॉइंट को हटा देते हैं, यहाँ से हमने एक जॉइंट को हटा दिया इस 5 नंबर के कोच को हटाने के लिए, तो ये अलग तो हो गया 4 से, बट पूरी तरीके से यहाँ से अलग नहीं हुआ है, ये 6 के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस केस में हमें क्या करना है कि हमें इसको पीछे से भी हटाना पड़ेगा। अब बाकी ये चेन इधर लटक रही है, उससे कोई मतलब नहीं है, लिंक लटक रहा है, बट अब इसको हम उठा करके यहाँ से गायब कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही आएगी कि 6 और 5 के बीच में एक गैप आ गया है, 6 और 4 के बीच में एक गैप आ गया है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो एल्गोरिथम में आपको ये लिखना है कि हम क्या क्या स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, बट उसको एक्चुअल प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसका आइडिया कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमने ये सेलेक्ट किया है कि ये 5वें बोगी को हमको हटाना है, सो हम एक टेम्परेरी बोगी ले आएंगे, ठीक है। टेम्परेरी बोगी ले आएंगे और क्या करेंगे, सबसे पहले कि 6 को हम, अभी जैसे हमने यहाँ पे ऐसे समझा था, इसको थोड़ा सा जूम करके, 4 5 6, सो ये ऐसे जुड़े हुए थे आपस में। इसको हम मान लेते हैं ए लॉक है, ये बी लॉक है, उसके बाद ये 5 जो है 4 से आपका जुड़ा हुआ था, ये सी लॉक है, और ये डी लॉक है। 4 लॉक हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, 6 का जो लॉक है बी, इसको हम यहाँ से हटाएंगे, ठीक है।
इसको हटा दिए तो हमारे पास ये लटकती हुई एक तो चेन है जो हवा में झूल रही है। इस चेन को हम क्या करेंगे, उठा करके इस स्टेम्प वाला जो हमने कोच लाया है, जो नोड लाई है, उससे स्टेम्प को हम कर देंगे कनेक्ट। और सेम काम हम इस 4 के साथ भी करेंगे। यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करेंगे सी वाले को, और जो बी वाला लॉक जो हमारा झूल रहा है चेन, इसको हम उठा करके इससे कनेक्ट कर देंगे। ठीक, एक मिनट गाइस, वो एक कॉल आ गया था। अभी हम कहाँ पे थे कि हमने 6 को स्टेम से कनेक्ट कर दिया और इस 4 को स्टेम से कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो 5 नंबर की बोगी थी इसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, हमने डिलीट कर दिया। तो ओवरऑल देखा जाए ये 6 स्टेम से कनेक्ट है और ये 4 स्टेम से कनेक्ट है, तो मतलब इन दोनों के बीच में एक चेन अभी भी मौजूद है, एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से हम इस 4 के बाद पीछे के जितने नोड हैं इनको हम ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये टेम्प होल्ड क्या करेगा, आपका एड्रेस होल्ड करेगा। ये एक पॉइंटर टाइप का एक नोड है जो एड्रेस को होल्ड करेगा। ठीक, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या समझ रहे थे कि एल्गोरिथम और कोडिंग पार्ट में अंतर क्या है। एल्गोरिथम में हम चीज़ों को सिंपल अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, बट उसमें क्या लॉजिक लग रहा है उस पर हम फोकस नहीं करते। बट कोडिंग पार्ट में हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमारा कोड कैसे रन होगा। ठीक है, और बेसिकली जब हम किसी नोड को तैयार करते हैं तो उसमें कई सारे आपके क्राइटेरिया होते हैं, कई सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। मे बी हो सकता है कि आपके पास सिर्फ एक नोड हो, मे बी हो सकता है कि आपके पास 4 नोड हो, मे बी हो सकता है कि एक नोड हो और ये एम्प्टी हो। पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इस पॉसिबिलिटीज़ को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इफ़ लगाएंगे। इफ़ स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ़ स्टार्ट जो हमारी फर्स्ट नोड है, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि हम सब ने एक दो क्लासेस लिया है डेटा स्ट्रक्चर की। अभी हम पढ़ने नहीं बैठे हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बेसिक से नहीं शुरू कर रहा हूँ। बट जब इसको शुरू करेंगे तो हम फिर से स्क्रैच से ही शुरू करेंगे। ठीक है, इफ़ स्टार्ट नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, तो इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ हो रहा है, यही इफ़ एल्स वाइल फॉर हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, उसी का यूज़ यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, एक ओवरव्यू ये हो गया। बेसिकली चीज़ें टफ़ नहीं हैं, बहुत इजी हैं। अगर आराम से समझते समझते, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हम समझते हुए पढ़ते हुए चले थे, तो चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी। बस अपने विज़न को ओपन रखिए, जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में बातें की थी, जो कॉन्सेप्ट को समझा था, उसे आप क्लियर रखिए कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ वैसे आप देख पाओ। ठीक है, अभी जैसे लिंक लिस्ट ही आता है हमारे पास। कई टाइप की लिंक लिस्ट होती है, सिंगली होती है, डबली होती है, लीनियर होती है, सर्कुलर होती है। तो इससे डरना नहीं है, इससे बिल्कुल नहीं डरना है। ये चीज़ें सेम है, बस आपको उलझाने के लिए है। बेसिकली आपका ही काम इजी करने के लिए इतने सारे इसके कॉन्सेप्ट होते हैं। आपके पास आपके लोकेलिटी में हम लोग पैन इंडिया से बिलोंग करते हैं। बेसिकली हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे, उनको स्टूडेंट क्या बोले, पीयर लर्नर होंगे, वो आउटसाइड फ्रॉम इंडिया से भी होंगे। आपकी एक लोकेलिटी होगी, आपको एक रास्ता पता है जाने का। इन केस वहाँ पे कोई बारात है या कुछ भी ऑब्स्टेकल आ जाता है, वो रास्ता बंद है, तब उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। बट उस पर्टिकुलर एरिया में जाने के लिए अगर 3-4 रास्ते आपको पता है, तो आप बहुत ईजिली वहाँ पहुँच सकते हो। अब आप ये उस पर कंप्लेन करो कि 3-4 रास्ते में कैसे याद रखूँ, कैसे समझूँ, ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, ये आपके ही सहूलियत के लिए है। ठीक है, आपके ही ईज़ के लिए है। अभी बेसिकली क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं ना, ये हमारे पास नोड है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम समझ ही लेते हैं।
ताकि एक ओवरव्यू आपको भी समझ में आ जाए। ऐसे हमारी नोड होती है, इसको हम दूर दूर बना रहे हैं सिर्फ समझने के लिए। बेसिकली ये दूर दूर होती नहीं है, ये नोड हमारी आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। फर्स्ट नोड जो होती है इसको हम आइदर स्टार्ट या हेड के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हेड इसका सिर है, ये एंड होती है, ठीक। ये आपकी दो पार्ट में आपकी नोड्स डिवाइड होती हैं, ठीक है। फर्स्ट पोर्शन जो होता है ये आपका डेटा पार्ट होता है, ठीक है। इससे आपको घबराना नहीं है कि हर जगह डेटा डेटा क्यों आ रहा है। डेटा का मतलब ये आपकी कुछ भी वैल्यू को स्टोर कर रहा है। ये इंटीजर हो सकती है, ये कैरेक्टर हो सकती है, ये 1 2 3 4 5 हो सकती है, ABCD हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है। ये डेटा है। डेटा मीन्स हमने पहले ही बात किया था, वो एक इमेज हो सकता है, वो एक वीडियो हो सकता है, वो एक PDF हो सकता है, वो एक सॉन्ग हो सकता है, MP3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डेटा मीन्स डेटा, ठीक है। पहला पार्ट डेटा होता है। दूसरा पार्ट क्या होता है? दूसरा पार्ट बेसिकली आपका कुछ नहीं होता, ये पॉइंटर होता है। पॉइंटर का काम क्या होता है? ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जो एड्रेस को होल्ड करता है दूसरे वेरिएबल पे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं एड्रेस, ADD, ठीक है। बेसिकली एड्रेस हमारा हेक्साडेसिमल में होता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी स्क्रीन तो नहीं है, छोटे छोटे पार्ट हैं, इसलिए हम एड्रेस को कंसिडर करेंगे स्मॉल अल्फ़ाबेट से A B C D E ऐसे करके अप टू Z तक, ठीक है। हालांकि Z तक पहुँचेंगे नहीं। ये हमारी स्टार्ट, ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, ये थर्ड नोड है, ये फोर्थ नोड है, ठीक है। सो पहली नोड में हमारे पास डेटा क्या है? 20 है, ठीक। दूसरे नोड में हमारे पास क्या है? डेटा है 30 है। तीसरे नोड में 40 है और चौथे नोड में 50 है, ठीक है। ये एड्रेस है, ये क्या होल्ड करेगा? आगे वाली नोड का एड्रेस होल्ड करेगा, ठीक है। सपोज करते हैं ये जो 30 हमारे पास स्टोर है इस ब्लॉक में, इसका एड्रेस है A, ठीक है। तो 20 से हम 30 पे कैसे जाएंगे जब तक अपनी इस नोड को हम बताएंगे नहीं कि अब आपको एड्रेस A पे जाना है। सो इसका एड्रेस हो जाएगा A, ठीक। ये वाली जो नोड है आपकी थर्ड नोड, इसका एड्रेस है इस ब्लॉक का जिसमें 40 स्टोर है, इसका एड्रेस है B। तो 30 जिस नोड में स्टोर है जिस ब्लॉक में, उसके जस्ट बाद यहाँ पे हमारा आगे वाली नेक्स्ट नोड का एड्रेस रहेगा B। आगे वाली जो नोड है इसका एड्रेस है C, ये हमारे जस्ट प्रीवियस नोड में सेफ रहेगा C। और ये जो फोर्थ नोड है हमारे पास, इसके आगे कोई भी नोड नहीं है, तो यहाँ पे किसका एड्रेस रहेगा? 6 नोड का एड्रेस रहेगा क्या? 6 नोड हमने बना के रखी है? नहीं बनाई है। सो यहाँ पे हमारे पास रहेगा नल। नल मीन्स क्या? एंड ऑफ नोड, एंड ऑफ लिस्ट। लिंक लिस्ट होता है तो एंड ऑफ लिस्ट, ठीक है। लिस्ट का अंत हो गया। अभी कुछ चीज़ें क्लियर हुई। ये डेटा पार्ट है हमारा 20 30 40 50, और ये जो अल्फ़ाबेट में लिखा है ये एड्रेस पार्ट है। ये किसका एड्रेस है? जस्ट सक्सेसर, नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस जो है वो प्रीवियस वाली नोड में सेफ होता है, ठीक। अभी जब आप इसमें सर्चिंग करोगे, सॉर्टिंग करोगे, तो सॉर्टिंग भी कई प्रकार के, बबल शॉर्ट होता है और भी बहुत सारे शॉर्ट्स होते हैं, ठीक है। शॉर्ट मतलब कि डेटा को अरेंज करना, ठीक है। जब आप सर्च करते हो तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि हम स्टार्ट या हेड से शुरू करते हैं, उसके बाद एक डायरेक्शन में बढ़ते हैं, एक नोड से दूसरी नोड में, दूसरी नोड से तीसरी नोड में, तीसरी नोड से चौथी नोड में, ठीक। बट अगर हमें ज़रूरत पड़े कि हम थर्ड नोड से सेकेंड नोड पे आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। लीनियर जो नोड होती है, सिंगली जो हमारी लिंक लिस्ट है, जो लीनियर लिंक लिस्ट चल रही है सिंगली, वो पॉसिबल नहीं है कि हम 3 नोड से सेकंड नोड में आ जाएं। इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आती है डब्ली लिंक लिस्ट, ठीक है। डब्ली लिंक लिस्ट ऐसे होती है, इसमें दोनों तरफ एरो बने होते हैं। तो बताइए, कुछ कन्वीनियंट हो जाएगा आपका काम। आप 3 से 2 में भी जा सकते हो, 2 से 3 में भी जा सकते हो। बस इसमें थोड़ा सा क्या चीज़ें चेंज हो जाती हैं कि अभी हमारे पास ये जो सेकंड नोड है, इसमें थर्ड नोड का एड्रेस जो है वो प्रीवियस में सेफ है,
और इस थर्ड नोड में जो है वो आपकी सेकंड नोड का भी एड्रेस सेफ होगा ए, ताकि हम ए टू बी जा सके और बी टू ए आ सकें। ये आपकी डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। ठीक, एक लिंक लिस्ट आती है हमारे पास सर्कुलर, उसका नाम ही सर्कुलर है, जैसे सर्कुलर है तो ये सर्कुलर हो गई। ठीक, बेसिकली अगर इसको हम ऐसे तैयार करें, ठीक है, ये हो गई। ये ऐसे नोड को अगर हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, कुछ समथिंग सर्कुलर टाइप का है, तो इससे डरना नहीं है कि लीनियर थी अब सर्कुलर आ गई, अब हमको गोल गोल घूमना पड़ेगा। कुछ नहीं है। जैसे एक माला होती है, इसको अगर यहाँ से हम काट दें, इसको हमने यहाँ से काट दिया, उसके बाद इसको पकड़ के अगर हम सीधा करें, इस पोर्शन को इधर लेके आएँ, इस पोर्शन को हम इधर ले करके जाएँ, तो ये क्या बनेगा, एक लीनियर बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगा। और अभी हमने डिस्कस किया है लीनियर लिंक लिस्ट के बारे में, तो सर्कुलर और लीनियर में क्या प्रॉब्लम आ गई, कोई प्रॉब्लम है क्या, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा बस, बट चीज़ों को अलग ढंग से आप देखो। देखो लीनियर ऐसी चीज़ होती है, ये लीनियर ऐसी चीज़ है कि आप इसको कोई भी ऑब्जेक्ट का आकार दे सकते हो। इसको चारों तरफ से बराबरी बराबरी मोड़ करके सर्कल बना सकते हो, इसको स्क्वायर बना सकते हो, इसको रेक्टेंगल बना सकते हो, आप इसको आप हेक्सागोन पेंटागोन कुछ भी बना सकते हो। लेकिन जो इसका कोर, जो पेरेंट, जो ओरिजिन है, वो लीनियर ही है। ठीक है, एक स्लोगन होता है ना कि खड़ी पाई और ज़ीरो से ही सब कुछ बना है, पूरी अल्फ़ाबेट, पूरा आपके हिंदी की वर्णमाला, सब कुछ इसी से बना है। सो लीनियर, सिंगली, डबली, ठीक है, इससे डरना नहीं है। ये एक ओवरव्यू हो गया, इसको हम यहाँ से अभी बेसिकली हटा देते हैं। और कुछ चीज़ें ये हम अपने पीयर लर्नर को बताना चाहेंगे कि जिन लोग की मेरे पास क्वेरीज़ आई थी, जो बच्चे बेचारे परेशान थे, उनकी बड़ी अजीबोगरीब क्वेरी थी कि उनको पता ही नहीं चला कि सी प्रैक्टिकल का असाइनमेंट कहाँ पे आया है और कहाँ पे सबमिट करना है, जिसकी वजह से वो सबमिट ही नहीं कर पाए। आई डोंट नो कि ये कैसे हुआ, मतलब आप मेंटर को अपने फ़ोन कर सकते थे, हेल्प डेस्क पे आप अपने फ़ोन कर सकते थे, बट उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आई। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने अगर ऐसा बोला है तो जेन्युइन ही होगी। ठीक है, एनी हाउ कोई बात नहीं, हम इसको फिर से देख लेते हैं भाई। हर सब्जेक्ट में आपका जो असाइनमेंट आता है, अंडरस्टैंडिंग पीसी एंड ट्रबल शूटिंग खोले, टेस्ट एंड असाइनमेंट में आते हैं, असाइनमेंट सेक्शन में आते हैं, यहाँ पे हमको हमारा असाइनमेंट शो होता है। ठीक है, हमने क्या असाइनमेंट सबमिट किया है, 2 फाइल हमने सबमिट की थी। ठीक है, ये हो गया हमारे नॉर्मल जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं उनके असाइनमेंट। जो आपका सी प्रैक्टिकल है, आप सी प्रैक्टिकल के टाइल में आए, आप अपने असाइनमेंट को इधर मत खोजो, असाइनमेंट में आए उसके बाद इधर आके आप खोज रहे हो। ठीक है, ये जो सेक्शन है ये आपका वॉइस, वाइवा वॉइस का है। ठीक है, इसमें आप अपना एज लाइक जो वीडियो रिकॉर्ड करते हो वाइवा के क्वेश्चन वो शो होते हैं, बट जो आपके प्रैक्टिकल के असाइनमेंट रहेंगे वो आपको वर्चुअल लैब में शो होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट ओपन हो जाए। हाँ, थैंक यू। हाँ, तो बेसिकली आपका जो ये डेटा स्ट्रक्चर का मैंने लैब खोल रखा है, क्योंकि पता नहीं क्यों फर्स्ट सेमेस्टर की जो लैब है वो खुल नहीं रही है अभी। तो जो आपका प्रैक्टिकल सेक्शन है, ये प्रैक्टिकल यहाँ पे लिखा है, इसका जो असाइनमेंट आता है वो आपको वर्चुअल प्रोग्रामिंग लैब के अंदर मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, वर्चुअल प्रोग्रामिंग लैब में अपने एंटर करते हो, यहाँ पे आपको असाइनमेंट की एक, जैसे ये प्रैक्टिस टाइल दिख रही है ना, यहाँ पे प्रैक्टिस डीसीए लिखा हुआ है, वैसे यहाँ पे असाइनमेंट लिखा रहता है।
आप स्टार्ट करोगे, यहाँ पे असाइनमेंट को अपने पूरा करोगे, सबमिट करोगे। ये आपके प्रैक्टिकल का असाइनमेंट है, ठीक है। सो आज पहला सेशन हमारा इंट्रोडक्टिव है, ये थोड़ा लंबा होने वाला है, बट इसके बाद के जो सेशन रहेंगे मैं उन्हें छोटा रखूँगा, टॉपिक टू टॉपिक वाइज क्लियर कवर करूँगा, बहुत लंबे लंबे सेशन वहाँ पे नहीं रखूँगा, ठीक। सो अभी बेसिकली हमें, अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम यूजिंग C++ प्रैक्टिकल, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बदला है। जैसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर में अपने एक ओवरव्यू समझा था कि क्लास हमारा, एक मिनट, हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा था प्रोग्राम का, कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है। हैच इंक्लूड रहता है, stdio.h रहता है। उसके बाद हमने कुछ सिंटैक्स समझे थे कि किसी भी रिज़ल्ट को प्रिंट करना है या किसी भी मैसेज को प्रिंट करना है तो हम printf स्टेटमेंट का यूज़ करते थे, और किसी भी वैल्यू को अगर हमें स्कैन करना है तो हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते थे, ठीक है। और हमारा एक मेन फंक्शन रहता था इंट मेन, ठीक। और सेम चीज़ कर्ली ब्रेसेस, जितने खुले कर्ली ब्रेसेस उतने बंद कर्ली ब्रेसेस, रिटर्न ज़ीरो, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में सी प्रोग्राम का जो प्रैक्टिकल था उसका हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर था। इसी तरीके से हम बेसिक स्ट्रक्चर अपना समझेंगे, सीखेंगे अपना C++ का भी। तो C++ में बेसिकली कुछ डरने जैसा नहीं है, जो भी आपके सी प्रोग्रामिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वही रहने वाला है। आपका एक मेन फंक्शन होगा, कर्ली ब्रेसेस जितने खुले थे उतने ही बंद रहेंगे। हर लाइन के बाद आपको एक टर्मिनेशन का सेमीकोलन चाहिए, ओवर एंड आउट। हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। बेसिकली अब मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि हम उस स्थिति से थोड़ा ऊपर आ चुके हैं, एक सेमेस्टर बीत चुका है, तो बहुत सारी चीज़ें अब हमें उतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर फिर से शुरुआत से शुरू करने बैठे तो फिर बहुत हार्ड हो जाएगा कि 3 साल के अंदर 6 सेमेस्टर को पूरा कर पाना, ठीक है। बस ये तो वही वाला हाल हो गया कि एक बंदर है जो पोल पे चढ़ता है, 3 मीटर की छलांग लगाता है और 2 मीटर नीचे आ जाता है, और 20 मीटर लंबा पोल है तो वो कितने छलांग में पोल को लांग जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आता है रीजनिंग में। तो ऐसा काम नहीं करना है कि एक सेमेस्टर पढ़ लिया उसके बाद फिर बैक आए, फिर आधा पढ़ते हुए फिर दूसरे सेमेस्टर निकले, बहुत लंबा समय निकल जाएगा। तो बेसिकली अभी इस पे आते हैं, इसको शुरू करते हैं, थोड़ा पेन को छोटा कर लेते हैं। तो C++ में कुछ नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट चेंज हुए हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या चेंज हुआ है, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या करता था, किसी भी मैसेज को डिस्प्ले करता था या किसी रिजल्ट को डिस्प्ले करता था, ठीक है। प्रिंट एफ डिस्प्ले कर रहा है, डिस्प्ले कहाँ होता है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे होता है। इट मीन्स कि कंप्यूटर स्क्रीन आपकी आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट देता था आपको। ए प्लस बी हम करते थे, ए प्लस बी, सी इक्वल टू ए प्लस बी। ए हमारी 5 थी, बी हमारी 10 थी, तो ये दोनों प्लस होके 15 हो जाता है, सी में 15 आता है। तो इसी से को हम आउटपुट पे देते थे, आउटपुट लेकर के आते थे अपने डिस्प्ले पे, स्क्रीन पे देते थे, जिसका सिंटैक्स हम प्रिंट एफ से लगाते थे। सेम एज इट इज़ C++ में प्रिंट एफ की जगह हमारे पास सी आउट है, ठीक है। सी आउट, सी मीन्स क्या, एक नोटेशन है थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। सी मीन्स आपका C++, यहाँ पे प्लस प्लस नहीं लगा हुआ है, सी है केवल, और आउट मीन्स आउट, बाहर। बाहर कहाँ बाहर करेगा, स्क्रीन पे, आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा मैसेज को। कोई भी चीज़ प्रिंट करना है, वो मैसेज है या कोई रिजल्ट है, तो सी आउट का यूज़ करते हुए हम उसको डिस्प्ले करेंगे, ठीक। स्कैन एफ फंक्शन का हम यूज़ करते थे वैल्यू को स्कैन करने के लिए, इट मीन्स स्टोर करने के लिए, ठीक है। अगर हम एक वेरिएबल ले रहे हैं ए और यूज़र इसमें इनपुट डाल रहा था 5, तो हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते थे कि स्कैनफ लगाते थे, फिर मॉड्यूलस लगाते थे, परसेंटाइल डी बताते थे कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और एक ये एंड ऑपरेटर लेते थे और फिर यहाँ पे लिख देते थे ए। इसका मतलब क्या होता था, ये स्कैनफ हमारा सिंटैक्स था, ये इनपुट ले आता था ए में, इसके अंदर कुछ आता था, एक वैल्यू आती थी 5, ठीक है। तो स्कैनफ की जगह हम यूज़ करेंगे सी इन। सेम, सी मतलब C++, इनका मतलब अंदर, वैल्यू को अंदर लेना, ठीक है।
सी आउट का मीन्स बाहर निकालना, डिस्प्ले पे बाहर निकालेगा। इन का मतलब कोई भी चीज़ किसी भी वेरिएबल में वो इनपुट लेगा, जो भी यूज़र इनपुट करता है उसको इन कर लेगा। कंपाइलर इतना काम करेगा। इसके सिंटैक्स में मेनली एक यही चीज़ चेंज है। बाकी जो चीज़ें हैं सी प्लस प्लस में वो आपकी वही है कि ये ओप्स का कॉन्सेप्ट होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट हमारे जैसे पॉलीमॉर्फिज्म है, इनकैप्सुलेशन है, एसेक्ट्राज, ऐसे कुछ हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, फील्ड्स होती हैं जिनके दायरे में रह करके हमें अपने जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना रहता है। ठीक है, बेसिकली सी में क्या करते थे हम, लॉजिक और फंक्शन का यूज़ करते थे, बट यहाँ पे हम उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। हमें कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है किसी ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेड रह करके, उसके बाहर, उस दायरे के बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो अभी जो एक कन्फ्यूज़न और आता है उसको भी यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे जो बैठे हैं, हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं साथ में, वो ये एज्यूम करके पढ़ रहे हैं कि जिनको वास्तव में प्रॉब्लम है उनके लिए। जो एडवांस बच्चे हैं, जिनको आता है, जिनको एक बार में आ जाता है, उनको तो नीड ही नहीं है, और ये वेल एंड गुड है। ठीक है, अभी जो सिंटैक्स आता है, इनकेस हम सी आउट लिखते हैं तो हम इस एरो का यूज़ करते हैं और डबल कोट के अंदर हम लिखते हैं हेलो, HELLO, हेलो। ठीक, और ये टर्मिनेशन मार्क ओवर एंड आउट। ठीक, सी इन आया और हम इस एरो का यूज़ करते हैं और सेम डबल कोट यूज़ करते हैं। ए डालें, नहीं भी डालेंगे, डबल कोट नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी काम हो जाएगा। और यूज़र ने सपोज़ करिए 5 इनपुट करा था, तो ये 5 वैल्यू जो है वो ए में हमारी स्टोर हो जाएगी। प्रॉब्लम ये आती है कहाँ पे इस एरो का यूज़ करें और कहाँ पे इस एरो का यूज़ करें। ठीक है, सो बेसिकली अभी अगर हम लिखें सी आउट, ठीक है, तो आउट हम क्या चीज़ करेंगे, डिस्प्ले हम क्या चीज़ कर सकते हैं, या तो कोई रिज़ल्ट और या तो कोई मैसेज। दो ही चीज़ हम डिस्प्ले करते हैं आउटपुट स्क्रीन पे, या तो कोई रिज़ल्ट और या तो कोई मैसेज। मैसेज भी हमारे पास ऑलरेडी पहले से होता है। सपोज़ करिए कि हेलो है, तो हमें पहले से बताना पड़ेगा कि क्या आउटपुट पे दिखाना है। और या तो सपोज़ करिए कि हम कोई रिज़ल्ट दिखा रहे हैं, जैसे ए प्लस बी का, ए प्लस बी इक्वल टू सी, तो ये सी हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा ए प्लस बी का। या तो इस सी को हम दिखा रहे हैं आउटपुट पे, तो सी में भी जो वैल्यू है ए प्लस बी की, वो पहले से हमारी स्टोर होगी। या अगर हमारा 5 है, ये 10 है, तो सी इक्वल टू 15 होगा। इट मीन्स सी में पहले से हमारे पास एक वैल्यू स्टोर है 15। यही तो आउट करते हैं। जो चीज़ हमारे पास पहले से है, हमें सिर्फ एरो से इंडिकेशन देना है। आउट करना है, क्या आउट करना है, हेलो करना है या सी की वैल्यू को आउट करना है। तो किसकी तरफ इंडिकेशन कर देंगे, आउट की तरफ। ये मैसेज है, जिधर एरो है उधर ही चलेगा। मैसेज है हेलो, या सी की वैल्यू 15 है, हेलो इधर आएगी क्योंकि एरो का मुंह इधर बना हुआ है। ये इधर से जाएगी, ये इस आउट के पास आएगी, ये आउट पकड़ के ले जाएगा इसको, और आउटपुट स्क्रीन पे जो आपके कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उस पर इसको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अभी आते हैं हम सी इन। अभी हमने कंपाइलर को कहा कि सी इन, ओ कंपाइलर, सी प्लस प्लस के कंपाइलर, कुछ इन करना है, कुछ इन करना है, कुछ इनपुट लेना है यूज़र से। तो कंपाइलर हमसे पूछेगा, ठीक है हम इनपुट ले लेंगे, लेकिन देना किसको है वो इनपुट, देना किसको है, किसको देंगे इनपुट। तो आप बताओगे कि हमारे पास एक वेरिएबल है, उसको देना है ये इनपुट, उसके पास स्टोर कराना है। तो आप क्या करोगे, कंपाइलर को एक इंडिकेशन दोगे, एक एरो दिखा दोगे। किसकी तरफ दिखाओगे, ए की तरफ। ठीक है, ए की तरफ आपने एक एरो दिखा दिया। सी इन, किस में इन करना है, ए में करना है। ए की तरफ एरो जा रहा है ना, आउट करना है, क्या आउट करना है, हेलो करना है या रिजल्ट आउट करना है। तो ये जो हमारे पास मैसेज है, जो रिजल्ट है, इसको हम एरो दिखाएंगे आउट की तरफ। बस इसका इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये कभी आप भूलोगे नहीं। बाकी हालांकि जैसे जैसे आप इसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते जाओगे अपने प्रोग्रामिंग में, आपको ये बच्चों वाली चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके दिमाग से कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रब करते हैं और देख लेते हैं कि हमारी क्लास कितनी लंबी हो गई है।
बेसिकली ये ऑलमोस्ट 1 मिनट की होने वाली है। एक छोटा सा टॉपिक हम और लेंगे सिर्फ ओवरव्यू के लिए, उसके बाद हम इसको करेंगे बंद। ठीक है, हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे डाउनलोड करके रखी है ऑलरेडी पहले से। हमारा क्या क्या काम हो चुका है यहाँ पे, कोर्स कंटेंट हो चुका है, डिफरेंस बिटवीन हो चुका है, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हो गया है, सी प्रोग्रामिंग हम देख रहे हैं, रोड मैप इसकी अभी हम बात करेंगे, और हाँ जिसका आप सब वेट कर रहे हो असाइनमेंट का, इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम एक काम ये कर लेते हैं, लिंक लिस्ट। ठीक है, तो बेसिकली हम लिंक लिस्ट पे आते हैं। एक प्रोग्राम था हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा विंडो को बड़ा कर लेते हैं। तो देखने में बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम है। अभी लास्ट जो लेक्चर था सेशन 3, उसमें मैम हम लोग को समझा रही थी। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा फेस करनी है, ये लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, इसको देख लेते हैं। इससे डरना नहीं है, बस हम जस्ट एक सेमेस्टर पीछे चलते हैं। जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो फाइल हैंडलिंग हमने पढ़ा था, उसमें भी बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम था, बट हमने उसको कैसे कैसे पढ़ा था, उसको कैसे कवर किया था, छोटे छोटे पीस में उसको हमने डिवाइड कर लिया था, छोटे छोटे पीस में डिवाइड किया था। सबसे पहले हमने एक फ़ाइल को क्रिएट करना सीखा था, फिर हमने फ़ाइल को ओपन करना सीखा था, फिर हमने फ़ाइल में एक कंटेंट को लिखा था, फिर उस लिखे हुए कंटेंट को हमने डिस्प्ले किया था, फिर उस लिखे हुए कंटेंट में हमने कुछ अपडेशन किया था, कुछ मॉडिफिकेशन किया था, कुछ ऐड ऑन किया था, उसके बाद फिर से उसको डिस्प्ले किया था। ये जो छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड थे हमारे, हमने उसको एक साथ पैचअप कर दिया था, हम लोगों ने उसको जोड़ दिया था आपस में। तो हमारा फाइल हैंडलिंग का जो प्रॉपर क्वेश्चन था 11th क्वेश्चन, वो पूरा हो गया था। सो बेसिकली ऐसा ही हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर का लिंक लिस्ट भी है। इससे डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बड़ा ये दिखता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है अगर हम इसको लेकर के चलें। इसको अगर यहाँ से देखते हैं तो बेसिकली ये जो पहला ब्लॉक है आपका हैच इंक्लूड stdlib.h से, यहाँ से आता है ये आपका C++ का क्या है, एक मेन स्टैंडर्ड है कि आपको प्रोग्राम लिखना कैसे, इसका स्ट्रक्चर है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन रहेगा, आईओ स्ट्रीम रहेगा, यूजिंग नेम स्पेस रहेगा। ठीक, उसके बाद ये एक छोटा सा, इसको पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम एक नोड को क्रिएट करना सीखेंगे, स्ट्रक्ट नोड। जैसे हम स्ट्रक्चर को बनाते थे, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, उसके बाद कुछ डेटा टाइप देते थे, इंट एम्प्लॉय आईडी, फ्लोट सैलरी, और एड्रेस, फ़ोन नंबर, इंटीजर, डेटा टाइप, कैरेक्टर, एम्प्लॉय का नेम। उसके बाद उसको कर्ली ब्रेसेस में बंद करते थे स्ट्रक्चर को, फिर EMP1 EMP2 E1 E2 ऐसे करते थे, और डॉट ऑपरेटर से उसको एक्सेस करते थे। तो ये भी नोड टाइप का स्ट्रक्चर ही है एक हमारा। स्ट्रक्ट नोड लिखते हैं, इसमें डेटा टाइप इंटीजर टाइप का एक डेटा लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड लिखते हैं, और ये हमारा पॉइंटर है, जो अभी हमने पिछले स्लाइड में समझा था कि ये हमारे पास एक नोड होता है, ये हमारा डेटा पार्ट होता है, और ये हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या रहता है, जो आगे सक्सेसर जो नोड होती है उसका एड्रेस सेव होता है प्रीवियस वाले नोड में। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। एक नोड को हम क्रिएट करेंगे, ये एक पॉइंटर ले लेंगे नेक्स्ट वाला, जो एड्रेस को होल्ड करेगा, सक्सेसर नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम मेमोरी का एलोकेट करेंगे, मेमोरी एलोकेट करना सीख जाएंगे। उसके बाद हम डेटा को इंसर्ट करना सीखेंगे, डेटा को इंसर्ट कैसे करना है। पहले नोड में हमने डेटा को इंसर्ट कर लिया, उसके बाद फिर मूव हेड टू न्यू नोड, हम अगले नेक्स्ट नोड पे जाएंगे। ठीक है, फिर हम डेटा को, नए डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो इसको हम ब्लॉक में छोटा छोटा एक एक चीज़ सीखेंगे। जब वो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसको हम एक साथ क्या करेंगे, लिंक बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये सेलेक्ट कर रहा है, सेकंड उसमें आते हैं, इंसर्ट करना है एट द एंड। कोई नोड है हमारे पास, 4 नोड हैं, तो चौथी नोड के अंत में हमें एक नोड को ऐड करना है, मतलब हमें 5वीं नोड लगानी है। वो हम कैसे करेंगे, बेसिकली जो लिंक लिस्ट है इसमें कई प्रकार का ऑपरेशन होते हैं। जैसे आपको डेटा को इंसर्ट करना है बिगिनिंग में, एंड में, मिडिल में, डेटा को सर्च करना है, डेटा को डिलीट करना है। यही 4-5 ऑपरेशन होते हैं। तो इन 4-5 ऑपरेशन को हम अलग अलग पार्ट में सीखेंगे,
उसके बाद इन सबको आपस में मर्ज कर देंगे। ठीक, अभी ये डिलीट नोड का आ रहा है तो इसके लिए इतना प्रोग्राम है, इतने लाइंस ऑफ कोड हैं, इससे आप अपने जो भी डेटा है नोड का उसको आप डिलीट कर सकते हो। बेसिकली इससे डरना नहीं है, क्योंकि ये जो लास्ट क्लास थी हमारी लिंक लिस्ट कंटिन्यू की, इसमें लास्ट में जो ड्राइवर प्रोग्राम था, लिंक लिस्ट का प्रोग्राम तो उतना ही बड़ा है जो ड्राइवर प्रोग्राम था। बाकी ये तो आपने एक एज इट इज़ फंक्शन क्रिएट कर रखा है ना, लास्ट में जब उसको कॉल करोगे तो इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं बनाना। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो वो एक ही या दो मिलेगा कि आपको बिगनिंग में नोड को ऐड करना है, या एंड में ऐड करना है, या डिलीट करना है, या सर्च करना है। सो आपको इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ एक ही लिखोगे, या तो इंसर्ट एट द एंड इतना प्रोग्राम लिखना है, या डिलीशन का लिखना है, बट ये आपको आता रहना चाहिए। सो अलग अलग इसको हम लोग पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे रोड मैप। सो रोड मैप के लिए हमारे पास जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन स्किल है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ये वेरी मस्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। कुछ कुछ इसमें आपको लॉजिक्स रहेंगे, क्या कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसके लिए बेसिकली बताया भी जाता है कि आप अपने एलएमएस पे टाइम स्पेंड करिए, गो थ्रू होइए और उसको जा करके देखिए कि आप क्या सीख पाते हो। ठीक है, तो ये हमें खुद से करना है। डिजिटल लॉजिक है, डाटा स्ट्रक्चर सी एंड एल्गोरिथम है, इसको हम लोग देखेंगे ही। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। मेनली जो हमारा फोकस रहेगा वो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पे रहेगा, इस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। इसमें जितने भी कोर्सेज़ हैं, जितने भी चैप्टर हैं, उनको हम वन बाय वन देखेंगे, गो थ्रू करेंगे और साथ में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो पढ़ने का क्राइटेरिया है तो मैं बहुत ही साफ शब्दों में बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने ही ये बोला था कि हमारी फैकल्टी जितना पढ़ा रही है उतना इनफ है पास होने के लिए। बट वो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था, ये हमारा सेकंड सेमेस्टर है। जितना फैकल्टी पढ़ा रही है उतने से कुछ नहीं होने वाला। आपको अपना एफर्ट डालना पड़ेगा। आप ई कंटेंट पढ़ो, आप पीडीएफ पढ़ो, आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखो, आप कुछ भी करो, बट आपको अपना एफर्ट अब डालना पड़ेगा। इन केस अगर आप अपना एफर्ट नहीं डालते हो, एनी हाउ आप पास हो जाओगे, बट आप उस लायक नहीं रहोगे, वर्थलेस रहोगे। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज करना है। रीज़न क्या है, मैं दिखाता हूँ। कंपटीशन हर जगह हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, आपको भीड़ से खुद को अलग करना है। ठीक है, कहाँ गया डॉक्यूमेंट सेक्शन। ये हमारा बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन रिवाइज्ड सिलेबस है, जो अभी 2020 में नई शिक्षा नीति आई है उसके हिसाब से रिवाइज हुआ है। बट इसके पहले जब हम लोग थे यूनिवर्सिटी में, तो भी कुछ कोर्स के जो सिलेबस कैरिकुलम होते हैं वो इतना माइंड में रहता है कि क्या क्या हमने सब्जेक्ट पढ़े थे। तो इस हिसाब से आप एक ओवरव्यू डाल सकते हो। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है प्रयागराज में, ये वहाँ का कैरिकुलम है। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, बट स्टैटिक्स का क्या हुआ। एटलीस्ट बेसिक लेवल की स्टैटिक्स हमें आनी चाहिए। हम पास हो गए मैथ में, हमने क्या किया क्या नहीं किया वो अच्छी बात है, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट अगर वीक हैं तो आप उसको क्लियर आउट ज़रूर कर लें। एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि सिग्मा कैसे निकालते हैं, डेविएशन कैसे निकालते हैं, सिग्मा डेविएशन है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक सर्किट एनालिसिस, बेसिकली जब हम लोग थे तो यहाँ पे हुआ करता था, इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का एक सब्जेक्ट हुआ करता था। सो अभी तक तो फ़िलहाल हमारे कैरिकुलम में हमने ऐसा कुछ देखा नहीं। बिजनेस सिस्टम नहीं जानते। कम्युनिकेशन स्किल है, बट यहाँ पे अलग से डेडिकेटेड कम्युनिकेशन स्किल की लैब चल रही है। क्यों चल रही है, लैब में सब बच्चे बैठेंगे, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। सो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ऑफलाइन मोड में पढ़ रहे होंगे, हम ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हैं। उन बच्चों से हम खुद को अलग कैसे करेंगे, भीड़ में खो जाएंगे, हमें अपना एफर्ट अब डालना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली ये छोटा सा कैरिकुलम है, इसको बहुत ज़्यादा पूरा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
लेकिन हाँ, एज अ सब्जेक्ट देख सकते हो कि कहाँ पे लैक हो रहा है, कहाँ पे लैकनेस है, कहाँ पे हमें एफर्ट डालना है, हमें खुद से पढ़ना है, अपने अंदर एक मोटिवेशन लाना है। फ्री टाइम है, खाली टाइम है, कुछ नहीं कर रहे हैं तो लाओ कुछ देख लिया, कुछ कर लिया, नहीं बनाया नोट्स ना सही, कुछ देखेंगे कुछ समझ में आएगा। तो अपना एफर्ट डालना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा रोड मैप क्लियर हो गया। अब आते हैं असाइनमेंट सेक्शन में। तो असाइनमेंट के लिए असाइनमेंट कहाँ से मिलना है, कहाँ से पेपर को डाउनलोड करना है, ये सब हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में सीख चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, असाइनमेंट का क्राइटेरिया क्या होने वाला है, कितनी मार्जिन छोड़नी है, कैसे बनाना है, उसमें इमेज ऑडियो वीडियो लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। मुझे नहीं लगता कि अब इन सारे क्वेश्चंस की कोई ज़रूरत होगी। तब फर्स्ट टाइम था, सबको इश्यूज था, अब सेकंड टाइम में नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उस पुराने वीडियो की, आप जाके उसको एक बार फिर से रेफ़र कर सकते हो। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया तो उसके विषय में हम चर्चा नहीं करेंगे। लास्ट थिंग, जो रही बात की असाइनमेंट की, तो जैसे हमने लास्ट सेमेस्टर में किया था इस सेमेस्टर भी कर सकते हैं। बट इस चीज़ को आप खुद एनालिसिस करो, कंसिडर करो कि आपको 6 महीना हो गया पढ़ते हुए, आप एक सेमेस्टर क्लियर कर चुके हो। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में काम कर रहे होते, आपका आप नए नए आए थे, आपका फ्रेशर पीरियड था, जो भी था, 6 महीना आप वहाँ रहे, इन्वायरमेंट को समझा, काम को समझा, क्या कैसे होता है। अब 6 महीने बाद भी अगर आपको एक हेल्प की नीड हो रही है कि आपको कोई कोई प्रोग्राम मिला है, कोई प्रोजेक्ट मिला, उसमें आपको हेल्प की नीड हो रही है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। पूरे प्रोजेक्ट में हेल्प, आपको हेल्प चाहिए तो आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। एनी हाउ कहीं पे एक आध जगह पे कुछ पॉइंट्स पे चाहिए, वो एक अलग बात है। ठीक है, बेसिकली हमारा जो चैनल, जो ग्रुप है, वो हेल्प तो करेगा ही, बट इतनी जल्दी नहीं करेगा कि पका पकाया हुआ सब कुछ मिल जाए। आप अपने से एफर्ट डालो, असाइनमेंट बनाने की कोशिश करो। डेडलाइन पे कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सब एक साथ हैं, हम सब एक फैमिली हैं, किसी का असाइनमेंट छूटेगा नहीं। ठीक है, ये तो हो गई असाइनमेंट की बात। बाकी क्लासेस के लिए आज एक ओवरव्यू दिया हमने। ये हमारी एक इंट्रोडक्टिव क्लास थी। ठीक है, ऑल्दो हमारी मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं हम लोग को, मैंने भी क्लासेस लिया है, बहुत स्लोली जा रही हैं और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हैं। चीज़ों को वो मैसी नहीं बना रही, मैशअप नहीं कर रही कि उनके पास नॉलेज है तो सारी नॉलेज बटोर के एक ही क्लास में डाल दें। वो सीधे मना कर देती हैं कि ये हम अपकमिंग सेशन में ग्रेजुअली धीरे धीरे सीखेंगे, कि प्रेशर ना बने। C++ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है, ओवरलोड ना हो जाए, मैसी ना हो जाए, इसलिए वो खुद आराम से पढ़ा रही है। उसके बाद भी अगर नीड है, लगता है कि नहीं आपको क्लासेस की ज़रूरत है, तो कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखिए कि हाँ आपको क्लासेस चाहिए। क्योंकि बेसिकली मेरे पास भी इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि इनकेस अगर आपको नीड नहीं है तो फिर मेरा क्लासेस बनाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो अगर आपको नीड है तो आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर डालिए कि क्लासेस आप लोग को चाहिए या नहीं चाहिए। अगर सफिशिएंट है, सब समझ में आ रहा है, तो नो इशू। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।